ठीक है सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 1 कि आखिर कुंडली को समझा कैसे जाए, कुंडली को पढ़ा कैसे जाए, कुंडली की राशियों कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले कुंडली दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब ये कुंडली है आपके सामने। अगर आपको ये कुंडली पढ़नी है या समझनी है तो कैसे है। देखिए 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। इनको बस पढ़ना होता है, बड़ा आसान है, बशर्ते आपको समझना इजी कितना होता है वो देखना जरूरी है। अगर आप समझ पाते हैं 9 ग्रह और राशियों को तो बहुत जरूरी है। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि 2 राशियों का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं। सीधी बात। और उसमें राशियों में 2 ग्रह राशियों में क्या होता है कि एक राशि ऑड नंबर की होती है, एक इवन की होती है। जैसे पहली राशि मंगल का हम लेकर के चले, वो मेष राशि होती है, ये ऑड नंबर हो गया। और दूसरी मंगल की जो राशि होती है वो वृश्चिक होती है, जो कि इवन नंबर हो गया। इवन नंबर का मतलब ये 1 नंबर, ये 8 नंबर। जो ऑड नंबर की राशियां होती हैं वो जो है मूल त्रिकोण राशि बोला जाता है। ऑड नंबर की राशि को मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। सीधी बात। सिर्फ एक अपवाद आता है, वो बुध ग्रह का आता है। बुध ग्रह का अर्थ में 3 और 6 राशियां होती हैं, जिसमें से 6 नंबर वाली राशि उसकी मूल त्रिकोण भी होती है और उच्च भी होती है। ये चीज होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए क्या होता है राशियों के अंदर। सभी राशियों के अपने अपने गुण धर्म है, वो सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ग्रहों के अपने गुण धर्म होते हैं, वो भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे अग्नि तत्व की राशि होती है 1, 5, 9। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व की। पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी होती है? 2, 6, 10। और वायु तत्व की राशि होती है 3, 7, 11। और जल तत्व की राशि होती है 4, 8, 12। ठीक है ना। अब जिनका जन्म जल तत्व, जहां इनका इन 3 राशियों में कहीं पे भी चंद्रमा बैठा होता है ना, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसे आदमी में इमोशंस ज्यादा होंगे, क्योंकि जलीय है ना। जलीय राशि में ग्रह चंद्रमा बैठा है तो वो आपकी जन्म की राशि होती है। 4, 8, 12 आपकी जन्म की राशि है, तो आप में इमोशंस सर्वाधिक होंगे। ठीक है। तो ये ऐसे छोटे से चलते हैं। फिर राशियों के और भी होता है, प्रकृति होती है। जैसे कैसे प्रकृति होती है? 1, 5, 9 ये राशि की प्रकृति जो होती है वो कौन सी है? पित्त वाली, यानी अग्नि तत्व वाली। ठीक है। 4, 8, 12 जो होती है वो कफ वाली होती है, उसकी प्रकृति। अब जिनका चंद्रमा इनमें से किसी में बैठा हो, उनका देखना, जुकाम जहां 4 दिन का सीजन होता है ना, जुकाम का 4 दिन लगेगा, इन साहब को 5 दिन रहेगा। क्योंकि ग्रह ही कफ जो चंद्रमा ग्रह है वो कफ में बैठ गया। तो कफ में बैठने के कारण इसको 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा जुकाम ठीक होने में। जल्दी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ फाइल पूरी मिलेगी, पीडीएफ फाइल, या आप कह सकते हैं पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस कोर्स की। दूसरी क्या है, मेरा हर कोर्स में यूट्यूब मिलती है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलती है, वो भी लाइफ टाइम के लिए।
आप 10 साल बाद भी देखो तो वीडियो आपकी है, आप देखिए। ठीक है? आप इसको आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल से भेजा जाएगा, बाद में डिलीट हो जाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। आपके लिए है वीडियो, और पीडीएफ के नोट्स आपके हैं। आप रखिए, उसको यूज करिए और समझिए। अब आगे चलते हैं। राशियों की दिशाएं भी होती हैं। जैसे 1, 5, 9 राशि की दिशा पूर्व होती है, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 3, 7, 11 वेस्ट को, 2, 6, 10 साउथ को, 4, 8, 12 उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो राशि की दिशा यानी राशि के सभी प्रकार के तत्व आपको आराम से क्लास में पढ़ाए जाएंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अब एक एग्जाम्पल देकर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ मेष राशि है, मंगल भी बैठा है। मेष राशि है ये, और इसमें मंगल बैठा है, बाकी कुछ नहीं है, हमने इसको काट दिया। अब क्या है, राशि क्या हुई, मेष, अग्नि तत्व की राशि हुई। ग्रह कौन सा हुआ आपका, अग्नि तत्व का ग्रह भी हो गया। तो ऐसा आदमी बिना मिर्ची वाला खाना खाए रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि अग्नि तत्व आ गया। ठीक है? इस तरह से होता है राशियों का। और राशियों के अंदर शीर्षोदय राशि होती हैं, पृष्ठोदय होती हैं, उभयदय होती हैं, फिर राशि धातु होती हैं, मूल है, जीव है। जीव राशियां कौन सी हैं, धातु राशियां कौन सी हैं, सभी प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है? द्विस्वभाव राशियां, द्विस्वभाव राशि क्या होती है, 3, 6, 9, 12। द्विस्वभाव का मतलब है ड्यूल, दो स्वभाव हो। अगर मान लो किसी का चंद्रमा मिथुन में, कन्या में, धनु में, मीन में है, तो उसकी बुद्धि में हमेशा दो विचार रहेंगे। चेक कर लो, सिंपल सी बात है। ये ड्यूल साइन है। अगर चंद्रमा इस राशि में किसी भी में एक में बैठा है, तो बुद्धि में सदैव दो विचार रहते हैं, एक विचार नहीं रहता है, दो विचार रहेंगे। ड्यू, द्विस्वभाव राशि में ग्रह बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों को समझते हैं। मंगल, देखिए पहला ग्रह है सूर्य, जो राजा है, और ये ईगो रखता है आदमी जिसका सूर्य मजबूत होगा। चंद्रमा ये रानी है, अगर ये मजबूत है तो इमोशंस होंगे। मंगल है भाई साहब सेनापति है कुंडली में, मतलब ग्रहों में, तो आदमी झगड़ालू प्रवृत्ति है। बुध है, दिमाग, 2 दूनी 6 कैसे करने हैं, 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 6, क्योंकि ये व्यापार की राशि है, बुद्धि की राशि है, और ज्योतिष सीखने की भी है। उसके बाद आता है आपका बुध के बाद बृहस्पति, ये ज्ञान की राशि है, विवेक की राशि है, ज्योतिष के कारक की राशि है। ग्रह भी है और राशि भी आती है, धनु और मीन। उसके बाद आपका आता है शुक्र ग्रह। ये आपका ग्रह जो है मेटीरियलिस्टिक लाइफ को, धन धान्य कैसे जीवन में हमारे को सुगमता में मिले, वो शुक्र बताता है हमें। शनि हमारे कर्म क्षेत्र के बारे में बताता है, और राहु केतु हमारी समस्याओं को बारे में बताता है। ठीक है? चलो आज एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, मेरे को समय ही नहीं मिलता कोई मैं बताऊं कि वो टेक्निक राहु केतु की। चलो इसमें बता देता हूँ, कहाँ है इसका राहु केतु। ये रहा केतु, ये है, राहु ये है। राहु का मतलब है, कुंडली में आप अपना चेक करो, राहु जहां बैठा है वो आपके पूर्व जन्म की गलतियां हैं। और केतु जहां बैठा है वो कार्य आपने किया नहीं, यानी आपने ड्यूटी नहीं निभाई, ड्यूटी। Rahu means what? You have made mistakes in your previous birth. Ketu means you have not done your duty in the previous birth. So you have to pay off. Isn't it? जिसकी ये कुंडली है उसके फादर नहीं है, मदर है। He is the only son, Pritam Singh, paying the mother's duty because Rahu is sitting in the fourth house. Fourth house means mother.
caring the mother for a longer period of a time he has not done in the previous birth. तो ये चीज होती है, इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ग्रहों को। अभी मैंने कुंडली रखी है, यहीं से थोड़ा बहुत आज अच्छा अलग प्रकार से इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट करने का प्रयास किया है। इस बार की जो डेमो क्लास है, इट शुड लुक टोटली डिफर फ्रॉम द अर्लियर डेमो क्लासेस। नाउ कमिंग अप टू द हाउसेस, ये 12 घर होते हैं, ये 1 2 3 ऐसे ये 12 घर होते हैं। पहला घर मैंने जन्म लिया, दूसरा घर मेरी फैमिली, मैंने किसी के घर तो जन्म लिया होगा ना, मेरी फैमिली। दूसरा घर मैंने बोलना सीखा, तीसरा घर मेरे छोटे बहन, चौथा घर मेरी माताश्री, मेरी प्रॉपर्टी, पांचवा घर मेरी एजुकेशन, छठा घर मेरा कंपटीशन, सातवां घर मेरी शादी, आठवां घर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे डेथ का कहते हैं, होता नहीं है। नाइन्थ हाउस हमारा क्या होता है, भाग्य होता है और बायोलॉजिकल फादर होते हैं। 10th हाउस हमारा जॉब प्रोफेशन होता है। 11th हाउस हमारी इच्छाओं का होता है। 12वां घर हमारा खर्चे का, अस्पताल का होता है, फॉरेन यात्रा का होता है। तो मैंने तो एक सांस में बोल दिया, लेकिन क्लास में नहीं ना, क्लास में तो मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है। फिर आपको भाव बोध कुंडली बताई जाएगी कि आपकी बहू रानी का घर कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करेगा, आपके जवाई राजा का कौन सा घर रिप्रेजेंट करेगा, सब कुछ अच्छा बताया जाएगा। अभी मैंने तो आपको एक सिंपल तरीका बताया कि ये है, लेकिन मॉडर्न परिवेश के अंदर हाउसेस के मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे मॉडर्न परिवेश के अंदर नॉर्मल हम बोलते हैं दूसरा घर हमारा फैमिली का है, बस हो गया समझ में। मॉडर्न परिवेश में इसको सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। एफडी कितनी पड़ी है आपके पास, अगर ये हाउस मजबूत है तो एफडियां होंगी आपके पास। बैंक से लोन मिलेगा, ये भी सेकंड हाउस इंडिकेट कर देता है। तो इस तरह से हमको चीजें पता लगती हैं मॉडर्न परिवेश के अंदर हाउसेस के क्या मीनिंग है आज की तारीख के अकॉर्डिंग। सो विल स्टडी ऑन इट इन द क्लास इटसेल्फ। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या चलेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं, तो किसी की कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, तो इसका अर्थ होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास की कमी। तो जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो दिक्कत हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, यहाँ ग्रह है, अब ये कुंडली विपरीत राजयोग की बन गई, ये आदमी जीवन में तरक्की करेगा, ये विपरीत बन गया राजयोग, जिसमें 3 गड्ढे हैं, दूसरा मारक स्थान है। तो 4 अलग प्रकार के हाउसेस में ग्रह हैं, तो ये एक विपरीत राजयोग बना देता है। अब क्या होता है, शरीर के अंग ग्रहों से भी देखे जाते हैं और राशि से भी देखे जाते हैं और भाव से भी देखे जाते हैं। जैसे पहला घर है मेरा, बॉडी है, फेस का पूरी बॉडी स्ट्रक्चर भी है, आई मी माई सेल्फ, लगन मीन्स आई मी माई सेल्फ। और 12वां घर क्या है, हमारे पैर है। 10वां घर क्या है, हमारा घुटने हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए किसी को घुटने में दिक्कत है, तो क्या देखना है हमको भाई, एक तो मकर राशि देखेंगे, दूसरा शनि देखेंगे, क्योंकि मकर राशि यहीं आएगी ना गिनती से, 1 नंबर यहाँ लिखेंगे। तो एक तो हमें मकर राशि देखनी है, दूसरी घुटने के कारक शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज को देखेंगे। अगर दोनों में पाप प्रभाव है तो घुटने में दिक्कत आएगी ही आएगी, ये बात पक्की है, लिखवा के ले लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वैसे भी मेरे पास नहीं है, मैं तो इजी वे ढूंढता हूँ, दिमाग वाला नहीं ढूंढता। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता होती है। जैसे सूर्य राजा है, इसकी शत्रुता शनि से है। चंद्रमा की शत्रुता शुक्र से है, बुध से है। बुध की शत्रुता जो है मंगल से है। तो ग्रहों की शत्रुता और मित्रता देखनी होती है। ठीक है, सूर्य की मित्रता बृहस्पति से है, चंद्रमा की मित्रता बृहस्पति से है, तो हम ग्रहों की मित्रता और शत्रुता भी पढ़ेंगे आराम से, कोई ऐसा नहीं है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा वक्री ग्रह क्या होते हैं,
वक्री ग्रह का मतलब होता है जीवन में ऊंच नीच, अप एंड डाउन्स। वक्री ग्रह का मतलब होता है अप एंड डाउन्स। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं, जबकि ये मेरा वैदिक लेवल 3 का है। किसी की वक्री ग्रह की दशा है तो इसका मतलब है पूर्व जन्मों के कर्मों का पेमेंट होता जा रहा है तेजी से। वक्री ग्रह का दशा मतलब है कि उस ग्रह से संबंधित पूर्व जन्म के कर्म जल्दी से खत्म हो रहे हैं इस जन्म में, वो आ गई। अगर नहीं आती है वक्री ग्रह की दशा इस जन्म में, तो भाई साहब और ब्याज चढ़ करके अगले जन्म में आ गई तो आपका बैंड बजाएगी वो सॉलिड वाला। क्लियर है? सिंपल सी टेक्निक है। हमें ग्रहों को इस तरह से पढ़ना है। अब ग्रह होते हैं अस्त ग्रह, यानी सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे बुध या शुक्र ज्यादातर बैठते हैं। अगर ग्रह बैठ जाए तो अस्त होते हैं। अस्त ग्रह का फल अशुभ होता है, शुभत्व नहीं प्रदान करता। आगे चलते हैं। ग्रहों के और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य कुंडली में आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हड्डी का कारक होता है, पिता का कारक होता है, कैल्शियम का कारक होता है। इस तरह से सूर्य को हम लोग उसके कारक तत्व वगैरह की विशेषताएं सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि किन स्थानों पर ग्रह ज्यादा शुभत्व प्रदान करते हैं। जैसे आपका बृहस्पति लगन में, बुध लगन में ज्यादा कंफर्ट महसूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रह बहुत अच्छा फल और अपना बहुत बढ़िया प्रभाव देकर जाते हैं। फिर आपको क्लास में पंच महापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। पंच महापुरुष, मंगल से रुचक है, शनि से शश है, इनको डिटेल वाइज आपको पंचमापुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। बिना पंचमापुरुष राजयोग के कोई भी आदमी आईएएस आईपीएस या आगे मंत्री पद नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए ये आने जरूरी है। चाहे वो D1 चार्ट में आए, चाहे वो D9 चार्ट में आए, पर उनका आना जरूरी है। अगर गलती से दोनों जगह आ गया, देन इट इज कंफर्म द पर्सन विल गेट अ हायर पोस्ट। अगर दोनों जगह आता है तो ये बहुत उसके लिए कल्याणकारी है। अब क्या होता है कि ये केंद्र स्थान होते हैं हमारे और ये त्रिकोण होता है हमारा। तो केंद्र और त्रिकोण का मिलन जो होता है उसको कहते हैं हम राजयोग। क्या कहते हैं? राजयोग। केंद्र जमा में त्रिकोण कहलाता है राजयोग। आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं वो आपने देखने, आपने ढूंढने हैं। फिर क्या है, आपको 12 लगन पढ़ाए जाएंगे मेष से लेकर कर मीन तक। 12 लगन इंडिविजुअली पढ़ाए जाएंगे कि इसमें कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह शत्रु है, कौन सा मारक है, कौन सा बाधक पति है। ठीक है, और कौन सा ग्रह योग कारक है। दूसरा, लास्ट बैच से मैंने स्टार्ट किया है कि हर इंडिविजुअल की कुंडली लगा के उससे पूछा जाता है कि आप अपने ग्रहों के बारे में बताइए कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं कौन से मारक हैं, कौन से मित्र हैं, कौन से योग कारक है, कौन से शत्रु हैं। तो ग्रहों के बारे में पूर्ण जानकारी जो है वो आपको इतने अच्छे तरीके से दी जाती है कि आप ही की कुंडली लगा करके आप ही से ही पूछा जाए, उसे कहते हैं पढ़ाना और पढ़ना। फिर आपको मांगलिक दोष पढ़ाया जाएगा कुंडली में। जैसे मान लीजिए मेष राशि में मंगल है, अब बैठा हुआ है 1 नंबर राशि में मंगल, अब आप कहेंगे मंगलिक नहीं, ये मंगलिक नहीं है, इसने रोचक योग बना दिया है, ये राजयोग बना हुआ है। अब ये मंगलिक नहीं है। हाँ, एनर्जी लेवल इसका हाई रहेगा, दैट श्योर, बट यू कैन नॉट से द पर्सन इज मांगलिक। आगे बढ़ाया जाएगा। पर शनि महाराज जी की 7.5 पढ़ाई जाएगी आपको, 7.5 और ढैया पढ़ाई जाएगी कि इसका जीवन में क्या प्रभाव है। यानी काफी मुख्य बातें जो आपको लेवल 1 में आप अपनी कुंडली को समझ सके, जान सके, वो पढ़ाया जाएगा।
फिर आपको तिथि के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी तिथि अशुभ है। जैसे पूर्णा तिथि पर शादी, गृह प्रवेश, अच्छे कार्य करें। विजया तिथि पे कार खरीदें, रिक्ता तिथि पे कुछ नहीं करें, ठीक है ना? तो इस प्रकार से तिथियों के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। फिर क्लास के अंदर जो है वो श्री राम जी की कुंडली की चर्चा की जाएगी अच्छे से। अब मैं ये सामने कुंडली लगी हुई है, इससे समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे और किस तरीके से होता है। अब ये वाला हाउस कहलाता है लगन, इंग्लिश में होता है एएससी, असेंडेंट। तो लिखा क्या नंबर है? 6। 6 नंबर का मतलब है कन्या राशि, वर्गो साइन। कोई ग्रह बैठा है? नहीं, कोई ग्रह नहीं बैठा है, फालतू की इंफॉर्मेशन है। दूसरा घर है, यहाँ पर राशि है तुला राशि और उसमें ग्रह बैठा है चंद्रमा। तीसरी राशि वृश्चिकी है। चौथा में फोर्थ हाउस के अंदर कौन है? धनु राशि है, इसमें ग्रह बैठा है राहु। पांचवें हाउस में मकर राशि है और उसमें ग्रह बैठा है शनि। कौन सा शनि? वक्री। छठे घर में कुंभ राशि है। सातवें घर में मीन राशि। आठवें घर में मेष राशि, इसमें ग्रह बुध बैठा है। नौवें घर में सूर्य बैठा है। 10वें घर में मिथुन राशि, उसमें शुक्र और केतु बैठे हैं। 11वें घर में बृहस्पति और मंगल बैठे हैं। 12वें घर में सिंह राशि है पर कोई ग्रह नहीं है। अब ये देखिए 4 नंबर में मंगल तो हो गया नीच का, आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे समझ सकें। और बृहस्पति हो गया उच्च का, तो इस मंगल का नीच भंग राजयोग हो गया। जब भी नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब बुध जो है लग्नेश है, यहाँ का स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध अपने लगन का जो स्वामी बन के 8वें घर में बैठ गया, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इसको अच्छा बनाना है तो आप ज्योतिष पढ़ते हैं या ज्योतिष की कोई विद्या, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, फेंगशुई है, कुछ भी आप पढ़ते हैं या उस पर प्रैक्टिस करते हैं, अब ये बुध पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। इस तरह से कुंडली आपको पढ़ना थोड़ा सा बताया जाएगा। आप कोई कहे जी पूरी इंटरप्रिटेशन, भाई इसके लिए इतना इजी नहीं है। हमको 22 साल लग गए, अभी भी हम अंगूठा छाप कहता हूँ मैं अपने आप को, भाई मुझे इतना नहीं आता। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जिंदगी का इतने साल लग गए और फिर भी मैं स्टूडेंट कहता हूँ कि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। होंगे लोग ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, ठीक है। अब चंद्रमा जो है अपनी राशि से 1 2 3 4 5वां चार बैठा है, ठीक है। अपनी राशि से चतुर्थ भाव में बैठा है, अपनी राशि से। इस तरह से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, वो समझना है। अब ये देखिए 5वें घर में शनि अपनी राशि का बैठा है, वक्री बैठा है। वक्री 5वें घर में बैठा है, परेशान करेगा। अब ये छूट गया मेरे से, चौथे घर में राहु बैठा है। तो राहु जहां बैठता है उस घर को तो कंडम किए बिना ही मानता नहीं है, क्योंकि राहु तो सर्प है, अपना भी इसको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो ये दिक्कत देना ही देना, इसका गुण धर्म है राहु का। अब सूर्य भाग्य स्थान पे बैठा है जी, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। लेकिन ये शत्रु राशि में बैठा है। ये राशि किसकी है? शुक्र की, जो सूर्य का शत्रु ग्रह है उसकी राशि है। दूसरा, सूर्य 12वें घर का स्वामी होके भाग्य में बैठा है। क्योंकि ये अशुभ स्थान है 12वां घर और उसका स्वामी भाग्य में बैठ गया, तो भाग्य को कमजोर कर दिया सूर्य ने। आराम से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको समझ आ सके कि कुंडली कैसे देखते हैं। अब ये शुक्र जो है ये क्या है? नाड़ी में से पैसा बोलते हैं। साथ में केतु बैठ गया तो पैसे की दिक्कत सदैव बनी रहेगी।
छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन क्या है, समय के अनुसार आदमी को पैसा आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब अर्धांगिनी आ जाएंगी, शादी हो जाएगी, तब सुधार आ जाएगा। अगर शादी नहीं है, 91 का मॉडल है, शादी नहीं है तो वही पैसा नहीं है, शादी हो गई तो पैसा आ जाएगा। अब ये मंगल जो बैठा है, अपना 8वें घर का स्वामी होकर के लाभ के घर में बैठा है, वो भी नीच का होके बैठा है, और अपने से 1 2 3 4 4th हाउस में बैठा है अपने से। बृहस्पति जो है अपने से पंचम होके बैठा है, एक राशि से। दूसरी राशि से ये अष्टम होकर के बैठा है। गिनती गिनेंगे ना, 1 2 3 8 आ गए, तो अष्टम होके बैठा है। इस प्रकार हमने ग्रहों को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे और क्या समझ पाएंगे, ये सारा आपको क्लास में बताया जाएगा। अब देखिए, ये क्लास स्टार्ट होगी 29/11/22 को 8:30 बजे से, और 9:30 बजे तक चलेगी क्लास। डेली क्लास होगा, 5 क्लास का कोर्स है। ठीक है, और फीस मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखी है, ताकि आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो सके। ना कि इस ढंग से रखी है कि आप जो है जो 20,000 25,000 30,000 दे दीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लिया, और बदकिस्मती से आपको ज्योतिष नहीं समझ आया तो आपके 20-25,000 खराब हो गए। मेरे यहाँ ये है कि आपने 2,000 रुपए खर्चे, नहीं भी समझ आया, नेगेटिव टू नेगेटिव लेके चल रहा हूं, तो आपका 2,000 रुपए का नुकसान हुआ ना बाबा, 20-25 का थोड़ी नुकसान हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने, कोशिश ये रहती है कि जब तक आपको समझ नहीं आता, मैं पढ़ाता चला जाता हूँ, बार बार समझाता हूँ, और समझाने के बाद जो है आपके लिए अगली क्लास में एंटर करता हूँ, क्योंकि आपने पैसा खर्चा, समय लगाया और मेरे पास आए। अगर मैं नहीं समझा पाया तो मेरी कमी है, आपकी कमी नहीं है। ठीक है, आज की आप फ्री वेबिनार यहीं खत्म हो रहा है। जिनको ज्वाइन करना है वो कर लीजिएगा। मंडे क्लास स्टार्ट होगा 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, मंडे से, यानी आज है 26, कितना है आज, 26 है ना मेरे ख्याल, 26 तारीख है आज, तो कल 27 या 28 तारीख को होगा ये स्टार्ट। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, धन्यवाद।